प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा 4 में आज हम हमारा उत्तर प्रदेश का पाठ 3 आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं। शीर्षक है प्राकृतिक रचना एवं नदियाँ। इससे पहले वाले पाठ में आपने उत्तर प्रदेश की सीमा, उसकी कितना बड़ा प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम बताएंगे कि इसका जो ऊपरी भाग है वो कैसा है, समतल है, उबड़ खाबड़ है, किस तरह का है, ये आप इसमें पढ़ेंगे। इस दृष्टि से कुल मिलाकर इस पाठ में हम इसके प्राकृतिक भागों का अध्ययन करेंगे। सामने आप ये मानचित्र देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है और इसमें रंग बिरंगे 3 भाग भी आपको दिख रहे हैं जो इसके प्राकृतिक भाग हैं। पहला भाग है इसमें भाबर एवं तराई भाग, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। नक्शे में भी ये दिखाया गया है, ऊपर पीले रंग से जो आपको दिखाया जा रहा है, बारीक बारीक लिखा हुआ है भाबर एवं तराई, और बीच में लिखा हुआ है आपके मैदानी भाग, उसके नीचे लिखा हुआ है पठारी भाग। तो ये 3 भाग हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, जैसा कि यहाँ पर प्राकृतिक दृष्टि से इस भाग को बांटा गया है। सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे हैं, इसमें भाबर एवं तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग बहुत नमी वाला है। उत्तराखंड राज्य के पर्वत श्रेणियों से बहकर आए कंकड़ पत्थर एक अलग स्वरूप देते हैं और इसी प्रकार से यह क्षेत्र नमी वाला अर्थात तराई क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ की भूमि में पानी का प्रभाव अधिक रहता है, नमी रहती है, और जिसके कारण दलदली क्षेत्र भी यहाँ पर बहुत से हैं। और इस भाग में उत्तर प्रदेश में जो शामिल ज़िले हैं उनमें सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिलों के भूभाग आते हैं। इस प्रकार से ये मैंने आपको भाबर एवं तराई क्षेत्र का वर्णन किया। इसके बाद आप देखेंगे गंगा यमुना का मैदानी भाग। भाबर तराई भाग के दक्षिण में एक विशाल समतल मैदान है जो गंगा यमुना के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है, बहुत उपजाऊ है। इसमें पहाड़ों से जो कटान पानी के साथ मिट्टी का होकर आता है, इसी कारण से ये भूभाग बहुत उपजाऊ है। स्थान स्थान पर नदियों के जल को रोककर बांध बनाए गए हैं, उनसे नहरें निकाली गई हैं, उन पर विद्युत ग्रह बनाए गए हैं और इसी कारण यहाँ जो ये मैदान है गंगा यमुना का बहुत हरा भरा उपजाऊ है। इस क्षेत्र की सभी नदियाँ बरसों जल से भरी रहती हैं और यहाँ पर जो आबादी है बहुत घनी है। इसी बनावट के कारण भूभाग मैदानी भाग या गंगा यमुना का विशाल भाग कहलाता है। और इस प्राकृतिक भाग में आगरा, मेरठ, कानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद मंडल के सभी जिले तथा इलाहाबाद, बरेली, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवी पाटन, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बनारस मंडलों के कुछ जिलों के भूभाग आते हैं। इस प्रकार मैंने आपको गंगा यमुना के मैदानी भाग के बारे में बताया। इसके बाद आपका आता है दक्षिण का पठारी। राज्य का दक्षिणी भाग ऊंचा नीचा पथरीला है, इसमें अधिक पैदावार नहीं होती। पठारी भाग है, ऊंचा उठा हुआ है, समतल है, इसलिए इसे दक्षिण का पठारी भाग कहते हैं। यहाँ जनसंख्या भी कम है क्योंकि उपजाऊ यहाँ जो उपज है वो कम होती है, सिंचाई के साधन भी बहुत कम हैं। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पुरानी कड़ी कठोर चट्टानें हैं। विंध्याचल की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं इसमें। और इस पठारी भाग में चंबल, बेतवा, केन, टोंस जैसी और सोन नदी बहकर मैदानी भाग की नदियों से मिल जाती हैं। दक्षिण पठारी भाग में आने वाले ज़िले हैं ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, ये इसमें शामिल होते हैं। और चंदौली व सोनभद्र जिले के भूभाग भी इसी में आते हैं। इमारती पत्थरों की खदानें हैं जो हम अपने मकान बनाते हैं, उनमें ये संगमरमर वगैरह के जो पत्थर हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। ललितपुर जिले में कीमती ग्रेनाइट पत्थर की खदान देखते हैं। तो पर्वतों का महत्व जो हेडिंग है, हमारे प्रदेश के पठारी भाग में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, विस्तृत क्षेत्र में फैली। सामने आप ये चित्र भी देख रहे हैं। इन पर्वत श्रेणियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।
इनसे हमें प्राकृतिक संपदा जल संसाधन प्राप्त होता है। उपयोग मानव जीवन के लिए, प्रदेश व देश के विकास के लिए हो रहा है। पहाड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। उत्तराखंड राज्य की सीमा में स्थित हिमालय पर्वत हमारे प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलकर हमारे प्रदेश में बहती हैं, जिनसे हमें तथा हमारे खेतों को पानी मिलता है। नदियों के कारण हमारा प्रदेश हरा भरा और उपजाऊ बना है। इस प्रकार से मैंने आपका दक्षिण पठारी भाग का वर्णन आपके सामने किया। इसके बाद आपका आता है, हेडिंग देखेंगे आप, प्रदेश की मुख्य नदियाँ, प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। नदियों के कारण हमारा राज्य उत्तर प्रदेश हरा भरा है। प्रत्येक प्रकार की फसलें यहाँ होती हैं। जानिए कौन कौन सी यहाँ पर नदियाँ हैं। तो सबसे पहली एक प्रमुख नदी है हमारे देश की गंगा नदी। गंगा नदी का जो क्षेत्र है जहाँ से ये निकलती है वो हिमालय के गंगोत्री से निकलकर हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसलिए बंगाल की खाड़ी को गंगा सागर भी कहते हैं। कहा जाता है कि गंगा को राजा भगीरथ पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए इसका दूसरा नाम भागीरथी भी है। अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमानी से निकलती है। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। उत्तराखंड प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के भागों को गंगा अपने जल से सिंचित करती है। इस नदी की लंबाई 2400 किलोमीटर है। गंगा के तट पर कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस आदि हमारे प्रदेश के प्रमुख नगर हैं। और गंगा नदी का जल बहुत पवित्र, शुद्ध माना जाता है। इसका जल बहुत दिन तक रखा रहने पर भी खराब नहीं होता। इसमें कीड़े नहीं पड़ते। गंगा में स्नान करना लोग बहुत पुण्य मानते हैं। सामने आप नक्शा देखेंगे तो ये बहुत सारी उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, जो कि ये प्रदर्शित करता है ये मानचित्र कि हमारे इस प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। इस प्रकार मैंने आपको इस प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताया। आगे चलते हैं। यमुना नदी, यह नदी हिमालय के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। प्रदेश की मैदानी भाग में बहती हुई यह नदी प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। उस स्थान को संगम कहते हैं। प्रयाग में जहाँ गंगा यमुना का संगम है, वहाँ प्रत्येक 12 वर्ष कुंभ का मेला लगता है। यमुना की लंबाई 1380 किलोमीटर है। इसके तट पर मथुरा, वृंदावन, आगरा, इलाहाबाद आदि प्रसिद्ध नगर हैं। उसके बाद रामगंगा नदी, यह नदी हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग से निकलकर बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहानपुर होकर कन्नौज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। सामने आप चित्र देख रहे हैं। इसकी लंबाई 680 किलोमीटर है। सामने आपके चित्र देखा है जो यहाँ लिखा है पातालपुरी दुर्ग। ये इलाहाबाद का संगम तट है। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इसलिए इसको संगम कहा जाता है। आगे हेडिंग देखेंगे आप, काली गंगा या शारदा नदी। ये हिमालय से निकलकर घाघरा में नदी में गिरती है। धर्मा, लिसार इसकी सहायक नदियाँ हैं। इससे नेपाल की सीमा पर बनबसा नामक स्थान पर शारदा नहर निकाली गई है। उसके आगे घाघरा, यह नदी मापचा, चुंगो, हिमानी से निकलकर बिहार राज्य में छपरा के निकट गंगा से मिल जाती है। इसे सरयू नदी भी कहते हैं। श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी इसी नदी के तट पर बसी है और बहुत बड़ी नदी है। ये आप कभी देखेंगे तो बहुत बड़ी नदी है। उसके आगे गोमती नदी, यह नदी पीलीभीत जिले के एक झील से निकलकर गाजीपुर, बनारस की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। जौनपुर के पास सई नदी इसमें मिलती है। इसके तटवर्ती नगर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि। उसके बाद गंडक नदी, यह नदी नेपाल में हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलकर घाघरा में मिलती है। इसे नारायणी या सालग्रामी भी कहते हैं। उसके बाद राप्ती नदी, यह नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलकर दक्षिण पश्चिमी की ओर बहकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग बहराइच, श्रावस्ती, बलराम, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आती है चंबल नदी, यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहकर इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार मैं आपको मुख्य नदियों के बारे में कुछ बता रहा हूँ। इनको आप ध्यान से भी देखेंगे और टिप्पणी के रूप में इनके आगे आपको लिखने का मौका भी मिलेगा। इसके बाद मैं आपको चलता हूँ बेतवा नदी की तरफ।
मध्य प्रदेश में भोपाल के पास निकलकर झांसी जिले से बहती हुई हमीरपुर के पास यमुना नदी में ये नदी मिल जाती है। उसके बाद एक केन नदी, ये केन नदी विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर बांदा के समीप यमुना नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद आती है टॉन्स नदी, यह मैहर में कैमूर पर्वत से निकलती है और सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। उसके बाद आती है बेलन नदी, यह मिर्ज़ापुर ज़िले के पठार से निकलती है जो रीवा तथा इलाहाबाद ज़िले की सीमा के पास टॉन्स में मिल जाती है। उसके बाद कर्मनाशा नदी, यह रोहतासगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, गाजीपुर में गहमर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और अंत में सोन नदी, ये विंध्याचल की अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से निकलती है। सोन नदी बिहार में गंगा नदी में मिलती है। रिहंद इसकी सहायक नदी है। रिहंद नदी पर विशाल बांध है जिससे सिंचाई की जाती है और बिजली भी बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण नदियों के बारे में मैंने आपको बताया। हर नदी के बारे में आप पढ़कर इसका स्पष्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अंत में इन नदियों से क्या लाभ प्राप्त होते हैं उन पर मैं अभी आपको प्रस्तुत करता हूँ। वो सामने आप ये चित्र भी देख रहे हैं, एक माता टीला बांध है, इसमें बहुत जल ही जल आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला लाभ नदियों से है कि नदियों का जल पीने के काम आता है। दूसरा लाभ, नदियों से प्रदेश में सिंचाई होती है। तीसरा, परियोजनाएं बनाई गई हैं, उससे नहरें निकाली गई हैं, नदियों से आवागमन भी होता है। बड़ी नदियों से नदी मार्ग से व्यापार भी होता है नाव के द्वारा। बालू नदियों की अनुपम देन है। हम इमारतें बनाते हैं, उन पर जो हम प्लास्टर करते हैं बालू से करते हैं और वो हमें नदियों से प्राप्त होता है। कई जलीय जंतु का संरक्षण भी इन्हीं नदियों में होता है। नदियों का जल हमारे लिए सदैव से पवित्र रहा है। इनके किनारे जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक मेले लगते हैं, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो जैसे आपने इलाहाबाद में अभी पढ़ा था। और इनसे हमारी सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होती है, लोगों को पुण्य प्राप्त होता है, लोग जाते हैं वहाँ स्नान करते हैं। तो नदियों का जल हमारे लिए सदैव से ही पवित्र रहा है। नदियों के किनारे हमारे अनेक तीर्थ हैं। उद्योग कारखानों के दूषित पदार्थों से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। यद्यपि प्रदूषित से बचाने का प्रयास बराबर हो रहा है, परंतु इसमें हम सभी का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषण रहित रहें। सदियों से प्रेरणा देने वाली ये प्राकृतिक संपदा हमारे लिए उपयोगी बने रहे। हम सबका कर्तव्य है कि हम नदियों को बिल्कुल साफ स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। सभी बच्चे, ये पाठ आपकी समझ में आया होगा। इसके अलावा आपका इसके साथ अभ्यास कार्य जुड़ा हुआ है। पाठ को पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप बड़ी आराम से देखकर लिख सकते हैं। ख में संक्षिप्त टिप्पणियां हैं, जो नदियों का मैंने आपको सबका वर्णन किया, उन नदियों के हेडिंग लिखे हुए हैं। प्रत्येक नदी का हेडिंग डालकर आप उसके सामने जो लिखा आंसर है उसको लिखेंगे। ग वाले में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही शब्द का ऑप्शन है उसको आप टिक करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और भी इस प्रकार से ये आपका आज पाठ 3 समाप्त हुआ। धन्यवाद।